हाय दोस्तों, मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की किताब की चैप्टर करा रहा हूँ और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बिना देरी का वादे को चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। बिल्डिंग चैप्टर 1 भवन। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, सभ्य और सुंदर दिखने के लिए वस्त्र की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार वातावरणीय प्रभावों से बचने एवं सामान्य को सुरक्षा के लिए आश्रय की जरूरत पड़ती है। यही आश्रय भवन कहलाते हैं। वातावरणीय प्रभाव जैसे धूप, वर्षा, ठंड, आंधी, गर्मी एवं जीव जंतुओं के प्रभाव से बचाने के लिए बनाया गया आश्रय, जहाँ वह अपने परिवार के साथ सुख चैन इस प्रकार स्थायी से रह सके। इस प्रकार स्थायी आश्रय को भवन बिल्डिंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके कि जो हम वातावरण प्रभाव जैसे धूप, वर्षा, ठंडा आदि से बचने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है, उस सहारे को हम बिल्डिंग कहते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। भवनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ये भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे आवासीय भवन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में से, सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग, तीसरा व्यावसायिक भवन, कमर्शियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, धार्मिक एवं ऐतिहासिक, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, तो हम पार्ट वाइज क्लियर। और आवासीय भवन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यानी कि वे भवन जो व्यक्तिगत रूप से बनाए जाते हैं उन्हें आवासीय भवन कहा जाता है। इन भवनों में रहने, सोने, बैठने, स्नान करने एवं खाना बनाने के लिए अलग अलग कमरा बना होता है, आवासीय भवन कहलाते हैं। ठीक है, अब सार्वजनिक भवन, वे भवन जो सभी प्रकार के लोगों के लिए प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं, सार्वजनिक भवन कहलाते हैं। इनमें दुकानें, गोदाम, डॉक्टर एवं वकील के कक्ष आदि आते हैं। आपको तो पता ही होगा आवासीय भवन कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें हम खाना वाना बनाते हैं वो आवासीय भवन कहलाते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश की इंजीनियरिंग की टर्म में बोलना होगा। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, ऐसे पब्लिक भवन क्या होता है, जैसे कि सार्वजनिक शौचालय हो गया, गोदाम, डॉक्टर एवं वकील कक्ष, चैम्बर आदि, ये क्या है, सार्वजनिक भवन है। औद्योगिक भवन, ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, देखते हैं इसके बारे में भी आगे। चलो, ऐसे भवन जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जहाँ इन वस्तुओं की मशीनें लगाई गई हों, औद्योगिक भवन के। इसमें फैक्ट्री, मिल, वर्कशॉप, प्रयोगशाला, डेयरी फार्म आदि आते हैं आपको। ठीक है, किसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जैसे फैक्ट्री है, किसी चीज़ की फैक्ट्री बनाई है, किसी चीज़ की फैक्ट्री होती है। ठीक है, जैसे सपोज़ कि कपड़े की फैक्ट्री है और उत्पादन जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, ये सब क्या है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाती है, जिसमें जो चीज़ बनाई जाती है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाती है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक भवन, आपको पता ही धार्मिक ऐतिहासिक, जैसे कि तमिलनाडु में बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, जैसे सूर्य टेम्पल है और भी मंदिर हैं जो कि धार्मिक हैं। और मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, ये सब ऐतिहासिक बिल्डिंग कहलाती हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं, ऐसे भवन जहाँ से धार्मिक कार्य आदि संपन्न किए जाते हैं धार्मिक भवन कहलाते हैं। इन भवनों का प्रयोग आवास तथा व्यवसाय के लिए नहीं किया जाता है। इनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर आदि आते हैं। वे भवन जो ऐतिहासिक कारणों से सुरक्षित रखे जाते हैं ऐतिहासिक भवन कहलाते हैं। इनमें दुर्गा, मीना, किला, तहखाना आदि आते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स भी देखेंगे। उपयोग के आधार पर भवनों का वर्गीकरण, जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मस्ट याद रखना होगा और ये याद कर लेना और सिंपल ही है। ठीक है, वर्ग ए आवासीय भवन, वर्ग बी शैक्षणिक भवन, वर्ग सी संस्थागत भवन
और वर्ग डी सभा भवन, वर्ग ई व्यवसायिक भवन, वर्ग एफ वाणिज्य भवन, वर्ग जी औद्योगिक भवन, वर्ग एच भंडारण भवन और वर्ग एक अच्छा आइए ठीक है जोखिम युक्त भवन। तो चलो देखते हैं। वर्ग ए आवासीय भवन, राष्ट्रीय भवन संहिता एनबी कोड के अनुसार सभी भवन जिनमें आवश्यक रूप से सोने रहने एवं विश्राम करने की व्यवस्था रहती है, परंतु भोजन बनाने वाला कमरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आवासीय भवन कहलाते हैं। ठीक है। अब शैक्षणिक भवन, आपको शैक्षणिक यानी शिक्षा वाला, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, ऐसे सभी भवन जहाँ से शिक्षा संबंधी संपादित किए जाते हैं शैक्षणिक भवन कहलाते हैं। इन भवनों में व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय आदि आते हैं। सी संस्थागत भवन, इस वर्ग में विभिन्न संस्थागत के भवन आते हैं, जैसे चिकित्सालय, नर्सिंग होम, अनाथालय, वृद्धाश्रम एवं अपंगों के आश्रय, बंदीगृह, जेल, इसे छोटी बंदीगृह जेल कहते हैं, इसका हिंदी में नाम होता है बंदीगृह। ठीक है। पागलखाना आदि संस्थागत भवन होते हैं। ठीक है। कोई इंग्लिश में टर्म याद करनी होगी। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो जितना हो सके इंग्लिश में याद रखें। डी सभा भवन, असेंबली भवन, ऐसे भवन जहाँ से सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजक कार्य आदि संपन्न होते हैं सभा भवन कहलाते हैं। इन भवनों में लोग इन कार्यों के लिए एकत्रित होते हैं। इस वर्ग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सिनेमाघर, नाचघर, स्टेडियम, क्लब आदि आते हैं। तो आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, लेकिन क्या करना होगा, जब पेपर टाइम से 1 महीने पहले आप पढ़ तो लोगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या अंडरलाइन कर देना, जैसे कि जो हाईलाइट कर देते हैं ना, वो हाईलाइट कर देना, जिससे कि आपको पेपर टाइम पे केवल हाईलाइट को पढ़ सको, जिससे कि आपको थ्योरी आराम से याद हो जाएगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम में लिख सको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ग ई व्यावसायिक भवन, कमर्शियल बिल्डिंग, ऐसे भवन जहाँ से व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं व्यावसायिक भवन कहलाते हैं। इनमें बैंक, डॉक्टरों के नर्सिंग होम, वकीलों के चैम्बर, कंपनियों के कार्यालय आदि आते हैं। ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ग एफ वाणिज्यिक भवन, ट्रेड बिल्डिंग्स, ऐसे भवन जहाँ से उत्पादित वस्तुओं को बेचा जाता है वाणिज्यिक भवन कहलाते हैं। इनमें दुकानें, स्टोर शोरूम आदि आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्रेड बिल्डिंग्स। अब बात कर लेते हैं औद्योगिक भवन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, आपको पता ही होगा, अभी पीछे पढ़ के आए थे हम। ऐसे भवन जहाँ से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है औद्योगिक भवन कहलाती हैं, कहा जाता है, जैसे मिल, फैक्ट्री, वर्कशॉप, कारखाना आदि। वर्ग एच भंडारण भवन, स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, बिल्डिंग्स जो होती है उनमें जौ, कोल्ड स्टोरेज जो होती हैं, खाद्य अन्य घर होते हैं, उसमें जौ होते हैं, गेहूँ, चावल आदि को स्टोरेज करके रखा जाता है, वो भंडारण भवन कहलाती हैं। ऐसे भवन जहाँ वस्तुओं को तैयार करने वाला कच्चा सामान रखा जाता है एवं उनमें तैयार वस्तुओं को रखा जाता है भंडारण भवन कहलाते हैं, जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य अन्य घर आदि। अब बात कर लेते हैं जोखिम युक्त भवन, यानी कि रिस्की बिल्डिंग क्या होते हैं, आपको तो पता ही, जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हैं, केमिकल वाली चीज़ें रखी जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो जगह क्या कहलाती हैं, जो रिस्की बिल्डिंग। ऐसे भवन जहाँ ज्वलनशील पदार्थ एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का उत्पादन एवं भंडारण किया जाता है, जोखिम वाले भवन कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल के डिपो, गैस सिलेंडर
शेड बारूद भंडार आदि। ठीक है, आपको जैसे जो कि एक भवन है ना, तो आपको पढ़ना पूरा नहीं है, केवल आपको हाईलाइट करनी है जो चीज़ें आपको जहन में रहे, जैसे किसी चीज़ से रिलेटेड है। जैसे जैसे ज्वलनशील पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो भंडार भवन कहलाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें को अंडरलाइन करनी है आप, और उसके बाद क्या क्या चीज़ रखी जाती है, पेट्रोल डीजल रखी जाती है। तो ऐसे याद करना है। लेकिन जब याद करने बैठो तो आप पूरा याद करना, लेकिन पेपर टाइम से पहले अंडरलाइन करते रहना हर एक चीज़ को, जिससे कि आपको थ्योरी बहुत जल्दी याद हो जाएगी और भूलोगे भी नहीं। अब बात करते हैं एकल मंजिल एवं बहुमंजिल भवन, सिंगल स्टोरी एंड मल्टी स्टेयर्ड। ऐसे भवन जो एक मंजिल के होते हैं उन्हें एकल तल भवन कहा जाता है। ऐसे भवन जो 4 मंजिल से अधिक ऊंचे होते हैं उन्हें बहुमंजिल भवन कहा जाता है। परंतु जब यह 10 मंजिल से अधिक ऊंचे होने लगते हैं तो इस प्रकार के भवन को ऊंचे भवन कहा जाता है। यहाँ से इसे काट दिए। ठीक है, और अब इसके घटक देख लेते हैं। भवन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। नींव जिसे फाउंडेशन कहा जाता है, कुर्सीतल या प्लिंथ। ठीक है, शील रूप रज्जा भी बोलते हैं। डैम प्रूफ कोर्स जिसे डीपीसी कहा जाता है, आपने देखी होगी जब घर बनते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिक संरचना दीवारें, खंभे एवं प्रास्तंभ, डांट, लिंटल तथा धूप अवरोध, सनशेड, फर्श, फ्लोर, छत, रूफ, मुंडेर, पैरापिट। ये पैरापिट वॉल क्या होती है पता है? जब छत बन जाती है ना तो 1 से 1.5 मीटर तक की बाउंड्री बनाई जाती है, जिससे कि जो छोटे बच्चे छत गिर जाते हैं ना उनके लिए बनाई जाती है, इसे पैरापिट वॉल कहते हैं। मुंडेर याद मत रखना, ये इंग्लिश टर्म में यूज़ करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो गए तो आपको इंग्लिश में चीज़ें याद करनी पड़ेंगी जो वास्तव में करी जाती हैं। ठीक है, पैरापिट वॉल से होते हैं। सोफान जैसे स्टेयर बोलते हैं, जीना, दरवाजे, खिड़कियाँ तथा रोशनदान, वेंटिलेटर जिसे कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नींव फाउंडेशन, संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है और अधिसंरचना का भाग नीचे अतः मृदा पर स्थापित करता है, नींव कहलाता है। बेसिकली जैसे कि आपने घर बनता हुआ देखा होगा जिसमें कॉलम होती है, उसको पहले उसकी फुटिंग की जाती है, उसमें पहले गड्ढा खोदा जाता है, उसमें और पहले नींव फाउंडेशन तैयार की जाती है। यह केवल तभी दिखाई देती है जब घर बनता है, उसके बाद नहीं दिखाई देती है। इसमें उसके बाद फिलिंग सब चीज़ें की हो जाती है, मट्टी पट्टी भर देते हैं और क्या करते हैं, इसके फ्लोर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देती है। घर निर्माण के बाद नहीं दिखाई देगी। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी संरचना जिसे हम घर बनने के दौरान देख सकते हैं और उसके बाद नहीं देख सकते हैं, फाउंडेशन कहलाती है। कुर्सी तल प्लिंथ, यानी कि भवनों के भीतर वर्षा जल, बाढ़, धूल, मिट्टी व छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े की घुसने से रोकने के लिए भवन का फर्श भूमि तल से कुछ ऊपर बनाया जाता है। फर्श तल तथा भूमि तल के बीच दीवारों की ऊंचाई को भवन की कुर्सी तल कहते हैं। सील रोक रज्जा, डैम प्रूफ होची बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब जो नीचे की नमी आती है ना तो उसको रोकने का कार्य करती है, और इसी कारण से ये नमी धीमे धीमे ऊपर दीवार तक चली जाती है और प्लास्टर का इसमें पपड़ी की तरह झरने लगता है, वो इस कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, सीलन को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए कुर्सी तल पर सील रूप रज्जा लगाया जाता है, इसे डीपीसी कहते हैं।
अधिसंरचना दीवार या खंभे व प्रस्तंभ छतों को आधार प्रदान करने के लिए दीवार या खंभे की किए जाते हैं। भारी धरन स्लैब और कैंचियों के सिरों पर तथा बरामदों में प्रवेश के लिए प्रास्तंभों का निर्माण किया जाता है, जिसे अधिसंरचना कहते हैं। डाट जिसे आर्च बोलते हैं, जैसे कि आपने मस्जिदों में देखी होगी। दीवार के खुले भाग पाटने तथा ऊपर से आ रहे भार को अवरोधा पर स्थानांतरित करने के लिए एक कर्व के आकार की बनाई गई संरचना डाट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखा होगा ना, जब किसी का घर बनता है, इस कॉलम वाला घर बनता है तो ऐसे ही बनता है। ये क्या है? कंक्रीट ब्लॉक है। कंक्रीट ब्लॉक है। और आपको ये भी बता दूं, M20 से कम के रेशियो को यूज़ नहीं करते हैं, ये आरसीसी स्ट्रक्चर हो या कॉलम हो, ठीक है। इससे कम नहीं, M20 से कम नहीं करते हैं। M20 1:1.5 and 1:3। ये सीमेंट है, सीमेंट एग्रीगेट और गिट्टी से ग्रेवल बोलते हैं, ठीक है। सैंड ये कहा जाता है, सैंड ग्रेवल यानी गिट्टी, और ये एग्रीगेट जैसे मिलावा से आम लैंग्वेज में बदरब्रुज बोला जाता है वो, और ये सीमेंट, ठीक है। ये फाउंडेशन हो गई, फाउंडेशन, और ये ग्राउंड लेवल है, ये प्लिंथ है, और ये DPC। और जो ग्राउंड लेवल से नीचे की स्ट्रक्चर है उसको सब स्ट्रक्चर कहा जाता है, और जो ग्राउंड लेवल से ऊपर की स्ट्रक्चर होती है उसे सब सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाट लिंटर तथा ध्रुव अवरोध संशय, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दीवारों को पाटने के लिए वक्राकार में छेनाई कर की जो व्यवस्था की जाती है उसे डाट कहते हैं। और में छोड़े गए दरवाजे या खिड़कियों की व्यवस्था की जाती है उसे डाट कहते हैं। दीवारों में छोड़े गए दरवाजे आदि को पाटने के लिए तथा चिनाई को ऊपर उठाने के लिए उसके ऊपर जो विशेष क्षैतिज पट्टियाँ डाली जाती हैं उसे लिंटल कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लिंटल और आर्च कैसी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा आर्च तो ऐसी होती है, ठीक है, ये आर्च होती है, ब्रिक वर्क की जाती है। अब लिंटल बताता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज कीजिए आपका गेट है, जी गेट है, गेट के जस्ट ऊपर लिंटल डाला जाता है। इसमें क्या होती है, इसमें सरिया डली हुई होती है और इसमें कंक्रीट सील बैंड, उसमें आरसीसी स्ट्रक्चर की आरसीसी की बनी हुई होती है, इसमें सरिया और कंक्रीट डला हुआ होता है। ये क्या करता है, ये डायगोनल क्रैक्स होते हैं ना, उनको रोकता है। ये दरवाजे पे डायगोनल क्रैक, अगर लिंटल नहीं होगा तो डायगोनल क्रैक आ जाते हैं, और इसीलिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इससे ऊपर से आ रहे लोड को ये डिवाइड कर देता है इधर, इसलिए इस पर लोड नहीं आता है। ये इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा याद रखना साइड पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप इस वाले चित्र को बनाना, ठीक है। आपको बताता हूँ, ये देख लिया था कंक्रीट ब्लॉक, ये खसके होते हैं, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये सॉइल फिलिंग हो गई, ठीक है, ये DPC हो गई, फ्लोर फिनिशिंग हो गई, ये जो है ये खिड़की, ये लिंटल हो गया, ये वेंटिलेटर हो गया, ये सनसेट हो गया, विंडो हो गई, छत हो गई और शीर्षक हो गया, ठीक है। अभी बताता हूँ खिड़की का सिंबल कैसे यूज़ किया जाता है, ये आरसीसी ड्राइंग में, ठीक है। जैसे ये क्या हो गई आपकी विंडो हो गई है, ठीक है। अब ये छोटा होता है, ये इस टाइप से होता है, ये होता है वेंटिलेशन, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी चैप्टर ख़त्म हो गया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी चैप्टर ख़त्म हो गया, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, चैप्टर को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी आपको पहला चैप्टर खत्म हो गया, अगले लेक्चर में लगभग 12 या 13 चैप्टर। अभी आपको पहला चैप्टर खत्म हो गया, इसकी पीडीएफ इसके लगभग 12 या 13 चैप्टर भेज दी जाएगी, उसको मैं कंप्लीट कर दूँगा और इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। ठीक है, 4th सेमेस्टर में आरसीसी ड्राइंग, आरसीसी स्ट्रक्चर उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 4th सेमेस्टर में आरसीसी ड्राइंग, आरसीसी स्ट्रक्चर उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो सारे पीडीएफ भी फ्री नहीं कराऊंगा। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहना।